नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए आप सबको आपकी स्क्रीन पे लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल नजर आएंगे। मानस जी हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले वो हमारे तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम और थ्रेड, तीनों के आईडीज स्क्रीन पे। जैसे कन्वीनियंट हो रीच आउट करिए, फॉलो अप करेंगे हम लोग और उसके बाद म्यूचुअली एग्रीड डेट पे मुलाकात करेंगे। यहाँ पे चाहे तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी अपनी क्वेरीज आप लोग भेज सकते हैं। लाइए जरा मार्केट्स है हरे में, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, ठंडा पड़ रहा है मामला। यही देखना। अच्छा, सुबह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, गैप के साथ खुला था भारतीय बाजार। मेरे ख्याल से गैप के साथ 21,990 पे हम सुबह खुले। 21 वाला तेजी करते करते 22,080 तक गया। तो मतलब गैप ना सिर्फ रिटेन करा, गैप के ऊपर फर्दर कंसोलिडेट करा, फर्दर अपटिक्स देखने को। तब तक सारे समीकरण बढ़िया थे। अभी ये पिछला 1 घंटा लगातार ठंडा पड़ रहा है। अब तो जहां खुले थे आज उसके नीचे ट्रेजेक्टरी में कामकाज कर रहे हैं। ऊपरी तरह से मुनाफा वसूली आ रही, यही वॉच आउट करना था। हम लगातार ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे थे, हमारा अपना टेक्सचर बिगड़ा हुआ था। हमारे लिए आज बहुत सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज थे। आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी थी, कवरिंग के बढ़िया मूव्स थे, सब कुछ मिलना था। बड़ा सवाल यही था कि ये सस्टेन होगा, हम इस पे और कैपिटलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो आंसर आ गया है स्क्रीन पे। अब तक तो वही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होने का, अभी भी टेक्सचर रेंज को स्मार्टली खेलने का, ऊपरी स्तरों पर शायद बिकवाली करने का ऐसा दिख रहा है। मानस है, मानस बताएंगे आपको। पर ब्रेथ एक समय 9:1 थी, ऑलमोस्ट 9:1 एडवांसेस के फेवर में। मतलब आज सुबह हर रिटेल ने अपना जब पोर्टफोलियो खोला होगा तो हरे में ही होगा, आई एम श्योर। पर अब तस्वीर धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। ये लकीरें उस तरह से दिखा नहीं रही है। वो 10:1 वाला अब 5:1 हो चुका है। तो थोड़ा सा अक्रॉस द बोर्ड हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। और हमें वॉच आउट क्या करना था आज? गैप सस्टेन होता, जहां पे बढ़िया कॉल राइटर्स का तगड़ा जोन था 22,000 के आसपास के लेवल्स, 22,200 के लेवल्स पे मेरे ख्याल से कॉल राइटर्स तगड़े थे। और वहीं पे वो इंपॉर्टेंट 20 डीएमए भी था, एवरेजेस भी थे। एक बार उसके ऊपर चले जाते तो मजा आता। पर अब तो दूर था, लेकिन अभी तो समीकरण बिगड़ ही रहे। मानस, ये मजा नहीं आ रहा स्क्रीन देख के। अब तो ठंडा पड़ने लगे। कैसे रीड कर रहे हो आप निफ्टी की चाल को या मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, जब कल भी पुल बैक देखने को मिला था तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। थोड़ी देर के लिए जो 22,050 का एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन भी कर रहा था, लेकिन फिर भी 10 और 20 डे मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया निफ्टी ने और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। रेशियो बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है। उसका रीजन ये कि मिड कैप में आपको सेलिंग नहीं दिख रही है इस टाइम। पिछला जो एक घंटा था उसमें लार्ज कैप में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो इसलिए है कि अभी भी निफ्टी को ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अंडरटोन की बात करें तो वो अभी भी वीक बना हुआ है, और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 22,100 के ऊपर की क्लोजिंग ना देखने को मिले, आपको एग्रेसिव होके खरीदारी नहीं करनी है। मेटल्स, आईटी, ये सुबह की चमकने वाली पॉकेट्स हैं जो अब थोड़ा सा इसके इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स ठंडी पड़ रही हैं। खैर, देखते हैं अब सेशन कैसा प्रोग्रेस करता है। आज मानस भी होंगे आज कमाई का अड्डा में, और वो समय इंपॉर्टेंट होगा। देखेंगे किस हद तक ये गेंस रुक पा रहे हैं, थम पा रहे हैं, कहाँ हम क्लोज कर रहे हैं। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज जोधपुर, आज सूरत, आज भुवनेश्वर जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले जोधपुर से ब्रिजा के पास चला जाए। ब्रिजा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ब्रिजा मैम, क्या करते हो आप जोधपुर में? सर, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अरे वाह, तो किसके लिए? ये किसी कंपनी के साथ अटैच्ड हो क्या? नहीं सर, मैं फ्रीलांस ही करती हूँ। तो किस तरह के, किसके लिए ग्राफिक्स डिजाइन करते हो? हम लोग, हमारे बिजनेस चैनल, न्यूज चैनल्स में भी ग्राफिक्स होते हैं। किस तरह के ग्राफिक्स आप बनाते हो?
जैसे कोई विजिटिंग कार्ड या कोई ब्रांडिंग रिलेटेड हो कुछ भी, हाँ, तो अरे वाह। अच्छा, तो ब्रिजा स्टॉक मार्केट्स में कितना समय हो गया एक्टिव हुए? सर मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। पर उस वक्त मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था और उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया और अभी रिसेंटली 2-3 मंथ से वापस एक्टिव हूँ। लिए नहीं थे स्टॉक्स, बट अब लेना है मुझे शॉर्ट टर्म के लिए, तो वही था शॉर्ट अभी। टर्म के लिए लेना है? जी। शो के एंड में पूछूंगा मानस से शॉर्ट टर्म के लिए उनके प्रेफर्ड पिक्स कौन से। लेकिन ब्रिजा, पहला सवाल कौन सा? यही सवाल है क्या? नहीं नहीं है। मैंने एज माई ट्रिप के लेने थे मेरे को स्टॉक्स। अच्छा, ये ईज माई ट्रिप के लेने थे, ये आपने क्यों डिसाइड किया ईज माई ट्रिप? एक्चुअली लास्ट मैंने कोई तो न्यूज़ में देखा था, तो वो वेकेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो न्यूज़ उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया, लेकिन मैं अभी लॉस में हूँ। अच्छा, ले रखा है, सॉरी सॉरी, मुझे लगा आपका लेने का मन है। ईज माई ट्रिप ले रखा है 50 क्वांटिटी 51 रुपीज 45 पैसे पे, राइट राइट। 7-7.5 रुपए का लॉस हो रहा है। या मानस, वो लॉजिक कहता है गर्मियों की छुट्टियां वट्टियां आएंगी, सब घूमेंगे फिरेंगे, ईज माई ट्रिप का धंधा बढ़ेगा। पर शायद जब कलेक्टिव लॉजिक होता है तो बाजार स्मार्ट होता है, कुछ और कर देता है। इस केस में 7-8 रुपए का नुकसान हो गया है मुझे, क्या करना है ईज माई ट्रिप में? देखिए, जो विजय जी की का लॉजिक है वो सही है कि शायद आने वाले 2-3 मंथ में आपको ऐसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उस थीम को पकड़ के जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वहां पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। अब इसी थीम को पकड़ के हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे इंडियन होटल्स है या तो इंडिगो है, जहां पर जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। ईज माई ट्रिप का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर ट्रेंड बुलिश तब तक नहीं होगा जब तक 47 के ऊपर की आपको क्लोजिंग ना देखने को मिले। तो अगर आपको इसी स्टॉक में ही इंटरेस्ट है, इसमें ही खरीदारी करनी है, तो इंतजार करिए, 47 के ऊपर खरीदारी करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 40 रुपए 50 पैसे का, उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए स्टॉक से। लॉजिक सही हो सकता है, लेकिन जो स्टॉक को चुना वो स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, तो ईज माई ट्रिप पे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए भाई। अरे मानस, आपने ये जो गर्मियों का लॉजिक सही बताया, आपने कुछ प्लान कर लिया? नहीं आशीष जी, अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। थोड़े मेरे ख्याल से अगर होगा भी तो 15 मई के बाद, जब बच्चों की छुट्टी हो जाएगी उसके बाद ही प्लान करेंगे कुछ। भाई साहब कर लीजिए, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, ना कमरे मिलेंगे ना भाव मिलेंगे। अच्छा, सूरत से मीना शाह मैम। मीना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मीना मैम, कितना टाइम आपको हो गया स्टॉक मार्केट्स में? मैं स्टॉक मार्केट में 1983 से काम कर रही हूँ। अरे बाप रे, 83 से? जी तब से कन्विक्शन बना हुआ था इंडिया स्टोरी पे आपका क्या? हाँ। अच्छा, तो 83 93 टू 40 साल, 40 साल में कैसा रहा ये पूरा सफर? बहुत उतार चढ़ाव देख लिए सर, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझ में आया। अच्छा, ऐसा कोई पेपर पढ़ा है क्या उस टाइम का अभी तक रखा हो, या सब खरीद फरोख्त बीच में होता रहा, ऐसा कुछ रखा नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। थोड़े से स्टॉक्स थे, जो मेरा सबसे पहला स्टॉक था एशियन पेंट, जो मुझे 15 रुपए में आईपीओ में लगा था। हाँ। और 500 शेयर लगे थे मेरे, अरे 500 शेयर लगे थे आईपीओ में। रखा नहीं क्या? कब निकाला वो, कब निकाला? भाव हो गई तो मैंने निकाल दिया। रख लिया होता तो गजब हो जाता। आज कुछ करने की जरूरत ही नहीं कसम होती। से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मीना मैम, पहला सवाल आज का कौन सा? सर, मेरे पास आईडीएफसी के 3 लॉट है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 2 लॉट है, और उसके साथ मैंने वो उनके पुट भी ले रखे हैं, फ्यूचर्स खरीदा है, और उसके साथ आईडीएफसी के फ्यूचर खरीदे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्यूचर खरीदे, आईडीएफसी का पुट खरीदा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी पुट खरीदा है। जी क्या करना चाहते थे आप? सर, मैं ये
फर्स्ट मंथ के शुरुआत से मैंने लेके रखा है। मैं आपकी चैनल से ही मैंने इसका रिकमेंडेशन लिया था शिल्पा मैम से। उन्होंने बताया था कि इसके ऊपर जाने का दमखम है। मुझे इसमें 90 रुपीज का भाव चाहिए था IDFC फर्स्ट बैंक में, और IDFC में मुझे 130 तक का भाव चाहिए था। तो मैंने सोचा था अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या करना है, वही पूछना है कि ये आएगा भाव कि नहीं आएगा, मैं उसको क्या करूं, रोल ओवर करूं कि इसको यहाँ पे इसी मंथ में छोड़ दूं, क्या करूं? IDFC के फ्यूचर्स में अपने भाव के आसपास ही खड़ा है ना, 40 पैसे का लॉस दिखा रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक का कहाँ खड़ा, डॉक्टर साहब दिखाओगे क्या? वो सारे ग्राफिक स्क्रीन्स पे लेआउट आउट है। ये आ गया IDFC फर्स्ट का, इसमें भी 2 रुपए के आसपास नुकसान चल रहा है। मानस, कैसे लग रहे हैं भैया IDFC लिमिटेड एंड IDFC फर्स्ट बैंक के काउंटर्स? देखिए, दोनों के जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। दोनों स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं और दोनों स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अभी बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, तो मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, जैसे आज मॉर्निंग में मिली थी, तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर वीक है, तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी तभी करिए जब ये दोनों स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कम से कम सस्टेन होने लगे। उसके ऊपर की क्लोजिंग देख लीजिए, 1-2 दिन निकल जाने दीजिए, फिर ही यहाँ पर इन दोनों स्टॉक में खरीदारी करने की राय रहेगी। बट फिलहाल के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कभी कोई उछाल मिले तो दोनों स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। निकलना समझदारी है मीना मैम। अंजना मैम के पास भुवनेश्वर जा रहा हूं। अंजना मैम, गुड आफ्टरनून। अंजना मैम, पहली क्वेरी कौन सी आपकी? मैंने अपोलो हॉस्पिटल का लिया है शेयर 6,370 रुपीज में। जब मैंने लिया ये तो अप ट्रेंड में थे, और जब फिर वो सुप्रीम कोर्ट का एक वो मैसेज आया, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में चले गए। और प्राइसिंग को लेकर सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद सही कह रहा हूं, ठंडा पड़ा। तो अपना तो ट्रेडिंग, अपन मोमेंटम को चेस कर रहे थे, ट्रेडिंग बेट था, है ना जी। मानस? वो तेजी करी थी अपन ने, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने आके समीकरण बिगाड़ दिया अपने स्टॉक के। अब क्या करना है? 200 रुपए नीचे चल रहा है मेरी खरीद से। देखिए, ये एक बहुत सही जगह है जहां से अपोलो हॉस्पिटल में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले करीब 10-12 सेशन से 100 मूविंग एवरेज जो कि 5940 के आसपास है, उसके आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और उसी जगह पर 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। अब केवल इंतजार करिए एक ब्रेकआउट का। अगर ये 6278 के ऊपर निकलेगा, तब तो आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल जाएगी, जिसमें शायद आपको 6700 तक के भाव देखने को मिलेंगे। इसलिए आई थिंक चांस लेना चाहिए। अभी तक आपने वेट किया है तो बिल्कुल आई थिंक यहाँ पर बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस अब जरूर लगा लीजिएगा। पहले आपने नहीं लगाया तो 5900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। अगर 6280 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो आपको एक रैली में 6600 6700 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वो नीजर्क तो बना दिया था, पर उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये कह भी रही थी कि अब ठीक है, एक ओवरहैंग सा बन गया, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो खैर, इसलिए स्पाइट प्ले आउट हो रहा है स्क्रीन पे। मैम, 5900 का स्टॉप लॉस लगाइए, ये अच्छी तेजी की तैयारी कर रहा है। मानस के टेक्निकल टारगेट्स ही 6700 के। ब्रिजा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर, मैंने बिकाजी IPO लिया था 2022 में, तो अभी वो 490 के अराउंड है। बीकाजी का IPO लिया था 2022 में? ये IPO तो अभी आया था। हाँ, उस वक्त जब आया था तब लिया था मैंने IPO। अच्छा, ओके। तो बीकाजी फूड्स, ये अमित जी के एड्स को देखते हुए लिया था या आपने पढ़ाई करी थी, कुछ फंडामेंटल्स भी देखे थे? नहीं, वो जब रिलीज मतलब आने वाला था तब मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसमें काफी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था, तो उस बेसिस पे मैंने वो IPO लिया था। नहीं, तो ठीक है। और इसकी भुजिया सेव तो, आप तो जयपुर में, जोधपुर में, भुजिया सेव का तो मजा अलग है वैसे, बीकाजी भी है ना। बिल्कुल। रिसेंट IPO है तो शरद अवस्थी साहब SMIFS के जुड़ रहे हैं, इनको भी भुजिया सेव बहुत पसंद है। शरद जी, आप भुजिया खाते हो क्या? हाँ, खाते हैं कभी कभी। कभी नहीं, वो पैकेट खुला रहे तो कंट्रोल ही नहीं होती है।
फिर वो मुश्किल हो जाता रोक पाना अपने आप को। मेरे 2 लड़के भी है ना, वो भी कंट्रोल नहीं होते, तो फिर हमारे लिए बचता नहीं। अच्छा, ये बीकाजी फूड्स का स्टॉक कैसा है भाई? आईपीओ के समय लगा था, क्या करना चाहिए शरद जी? देखिए, जो कैपेक्स उनका प्लान है और जो यूटिलाइजेशन रैंप अप की उनकी प्लान है, खास करके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में, उसमें उनको फायदा आने वाले समय में होना चाहिए। लेकिन जो अगले 2 साल के नंबर्स अगर हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे लगभग आप समझ लीजिए कि इस साल लगभग 10-11 रुपए के आसपास, अगले साल 12-13 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी। तो कंपनी ऑलरेडी 2 साल फॉरवर्ड पे 38-40 टाइम ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है अगर आपका 1.5 से 2 साल का नजरिया है, तो इससे नीचे के भाव आपको मिलने चाहिए। तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर आप 5-7 साल के नजरिए से होल्ड करना चाहते हैं, तब ये एक डिसेंट बेट हो सकती है। बट अगले 1-2 साल में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रैंप अप निकल के आएगा जिसकी वजह से ये वैल्यूएशंस जस्टिफाई होंगी। शरद जी, थैंक यू सो मच। ब्रिजा मैम, अब आपको डिसाइड करना है, आपने क्यों, कितना समय रुक सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हो तो ये समय आ चुका है मुनाफा बांध लेने का। एल्स फिर काफ़ी लंबी साइकिल का इंतजार करिए। चलिए मीना मैम के पास वापस चला जाए। मीना मैम, अगला सवाल। सर, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 6000 शेयर्स है 28 रुपीज के प्राइस पे। अभी जो इसका आईपीओ आया था, उसमें मैंने 1600 शेयर और लिए हैं। आईपीओ नहीं, वो राइट्स आया होगा। राइट इश्यू आया था। हाँ। मैंने 1600 शेयर और डिमांड किए हैं। हाँ। अभी कल ही उसका आईपीओ राइट इश्यू बंद हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? वो राइट इश्यू 22 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मिला है। हाँ, अब वो ठीक है, मैं जब ट्रेड में आएंगे तो थोड़ा डाइल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ उस पर। पहले बताओ, ये आप 40 साल पुराने खिलाड़ी हो, बाकी दिग्गज बैंक भी है ना पोर्टफोलियो में कि यही है? नहीं है ना, दिग्गज शेयर्स भी है। अच्छा, साउथ इंडियन बैंक पे लेकिन सवाल है। ठीक बात। मानस भाई, चार्ट्स में कैसा लग रहा है साउथ इंडियन बैंक? देखिए, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हालांकि पिछले करीब 1 मंथ में स्टॉक हायर लेवल पे थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। मेरे ख्याल से जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, 23 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम लेके चले, तो अगर हम एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 45 रुपीज के होंगे। तो 23 रुपए या 22 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए और 6 से 8 महीने का समय दीजिए। आई थिंक आपको 40-45 रुपीज तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक बात बताओ मीना मैम, कितना अफसोस होता है कि 15 रुपए पे एशियन पेंट बेच दिया? आप पूछिए ही मत। मैं तो सोच के रहा, आपने को कर डाला है। पर ठीक है, किसको पता था आगे जाके। हाँ, ये मुश्किल है। ऐसे तो किसको पता था इन्फोसिस आईपीओ पे लगा लेते तो आज करोड़पति वैसी हो चुके होते, नहीं तो पूरी दुनिया लगा दी होती। खैर ठीक है, हाइंडसाइट में गलती है। भुवनेश्वर से अंजना जी के पास वापस चला जाए। अंजना मैम, अपोलो हॉस्पिटल्स के बाद अगला सवाल। हाँ जी, मैंने यूनाइटेड स्पिरिट का लिया था, उसका क्वार्टरली रिजल्ट देख के 1175 रुपीज में। और अभी तो नतीजे देख के लिया, मतलब लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा था, ऐसा वाला मामला? हाँ। मनस, कैसा लग रहा है भाई? अब है तो कंपनी अच्छी है, सही कह रहे हो आप, नतीजे बीच में अच्छे रहे, कंपनी अच्छी है, पर चार्ट्स पे पोजीशन कैसी है समझ लेते हैं। मानस, यूनाइटेड स्पिरिट्स भाई 70 रुपीज पर शेयर के आसपास लॉस हो रहा है मैम को। तो देखिए, चार्ट भी बेहतरीन है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करिए तो मेरा जो टारगेट है वो 1300-1320 के आसपास का आता है। तो करंट लेवल से भी 200-250 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। पोजीशन में बने रहिए क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है और लोअर लेवल पे 1060 और 1040 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। 1040 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए 1300-1320 के टारगेट के लिए। इस नोट पर ब्रिजा मैम, मीना मैम, अंजना जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मानस, सारी क्वेरीज इतनी बढ़िया तरीके से सुलझाने के लिए आपका भी धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।